मित्रों, हम जो सेशन लेकर आ रहे हैं, यहां एक नए टाइप का सेशन भारतीय जैन संगठन के अधिवेशन में आपको देखने मिलेगा। द सेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग द मैट्रिक्स ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क के मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने वाली बातें आदरणीय शांतिलाल जी मुथा के जहन में है, और यह ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और किस तरीके से यह ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, किस तरीके से हम यह ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, इसकी सोच क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है, वो सब आपके पास में आ रही है, आपके सामने आ रही है। बीजेएस इज इवॉल्विंग थ्रू चेंजिंग टाइम्स। समय के बदलाव के साथ बीजेएस इवॉल्व होते जा रही है। हर बार आप बीजेएस को देखो, हर 5 साल में बीजेएस हमें नई नजर आती है। नवसृजन, नई सोच, नया स्वरूप और नया संकल्प, इन बातों के साथ हम अगले सत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये हमारे लंच के बाद का ये वाला सत्र यहां से लगाकर, मैं रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, लंच के बाद का ये सत्र यहां से लगाकर कल दोपहर के लंच तक, अभी के लंच से कल दोपहर के लंच तक जो भी सारा सत्र आने वाला है, ये भारतीय जैन संगठन की नई सोच को आपके सामने ला रहा है, भारतीय जैन संगठन के नए विचारों को आपके सामने ला रहा है। समाज में समस्याएं, रोज नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, और भारतीय जैन संगठन का मूल मंत्र है कि समस्याओं के लिए इंप्लीमेंटेबल समाधान प्रस्तुत करें। और यह समाधान प्रस्तुत करने के रोड मैप पर हम क्या कुछ नया बास्केट लेकर आ रहे हैं, और देश भर के हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जैन संगठन के पदाधिकारी हैं, इन बातों को ध्यान से देखें, ठीक से समझें, ताकि ये सारी बातें आपको अपने क्षेत्र में ले जाने के लिए आपको प्रेरित करेगी। मित्रों, मैं जो सेशन अब होने वाला है, चूंकि समय बदल गया, मैं बताया, नए लोगों की जरूरत है, नए विचारों की, नए खून की, नौजवानों की, और इसीलिए भारतीय जैन संगठन के मैनेजिंग डायरेक्टर कोमल जैन को मैं आमंत्रित करता हूं कि कोमल आप आए। और कोमल का भी मैं पहले के सेशन में कोमल को हम इंट्रोड्यूस आपको वैसे नहीं कर पाए जैसे हमने करना था। कोमल कहां है? इधर, कम दिस साइड। कोमल जैन भारतीय जैन संगठन की मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आपने सुबह से सुना है। यंग है, डायनामिक है, थॉटफुलनेस है इनके पास। ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का, सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियों का काम करने का अनुभव रखती हैं, और प्रोफेशनली काम करने का मानस था। लेकिन दिल्ली में शांतिलाल जी मुथा के साथ इनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और इन्होंने अपने आप को कमिट कर दिया जैन समाज के लिए, भारतीय जैन संगठन के लिए, और ये सारे के सारे रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं आप सबकी जानकारी के लिए एक लाइन और एडिशनल बोलना चाहता हूं कोमल के बैकग्राउंड में, कि आदरणीय मुथा जी पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, नया स्वरूप बनना चाहिए। और इसके लिए हमने केपीएमजी को, जो कि बिग 4 में, वर्ल्ड की बिग 4 कंपनी है, उसको काम दिया। और जब हमने ये काम दिया प्रोफेशनली, 2 साल के काम के बाद उन्होंने आकर ये कहा विद ए सॉरी फीलिंग कि शांतिलाल जी मुथा, हम आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चरिंग का काम करने में असमर्थ हुए, 2 साल हो गए, हो नहीं पा रहा हमसे, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डायनेमिक्स बहुत ही अलग टाइप की है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमने इसके पहले कभी देखी नहीं है। ऐसी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चरिंग करना और इसको प्रोफेशनलिज्म के रास्ते पर ठीक तरीके से सेट कर देना, यह वाला जिम्मा कोमल जैन ने अपने ऊपर लिया है। और आदरणीय मुथा जी के मार्गदर्शन में पिछले 1 साल से पूना के मुख्य कार्यालय में, हेड ऑफिस में बैठकर वो काम कर रही हैं। और ये आने वाले अभी के लंच से कल दोपहर के लंच तक का सारा जो नया प्लानिंग है, वो कोमल जैन और उनकी टीम का है। ओवर टू यू कोमल। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल जी। जय जिनेंद्र सभी को। ये लंच के बाद वाला सत्र है, और मुझे लगता है कि अब एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए।
दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग महावीर की मानते हैं और कुछ लोग महावीर को मानते हैं। ऐसा मैं हमेशा से सुनती आई। मैं पहली बार जब बीजेएस के कार्यकर्ताओं से मिली और मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को देखा, और आज जब आप लोग मेरे सामने बैठे हो, तो मुझे पहली बार ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं जो महावीर की भी मानते हैं और महावीर को भी मानते हैं। तो इसका श्रेय आप सब लोगों को जाता है। किसी ने मुझसे पूछा अभी कि कैसा लग रहा है आपको। मुझे कैसा लग रहा है, तो मुझे लगता है जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं, महत्वपूर्ण पल आते हैं, और कुछ उनमें से बहुत महत्वपूर्ण पल हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। ये पल भी मेरी जिंदगी में उसमें से एक है। बेशक बीजेएस का राष्ट्रीय अधिवेशन, देश भर से आए हजारों कार्यकर्ता जो अपनी बीजेएस 2.0 की संकल्पना को लिए यहां परिकल्पना में बदलने को तैयार हैं। मैं सुबह मंच पे बैठी थी और मुझसे अचानक पूछा कि कैसा लग रहा है लोगों को देखकर, और मैंने सोचा कि कैसा लग रहा है, और चारों ओर जब मैंने देखा तो मेरे मन में आया कि मुझे मानव मूल्यों में लिपटे कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं, विचारों की आंधियों को हवा देते कुछ लोग दिखाई देते हैं, समाज की परिकल्पना सजाते कुछ लोग दिखाई देते हैं। अगर आप मेरी नजरों से देखोगे तो मुझे वो बरगद का पेड़ दिखाई देता है जिसकी छांव ने न जाने कितने ग्रीष्म को हरा दिया। मुझे वो शाखाएं दिखाई देती हैं जिसने आसमान से ऊपर जाने की जुस्तजू में निरंतर कार्यरत रह के अपना काम किया। आप अगर मेरी नजरों से देखोगे तो मुझे वो भविष्य का सूर्य दिखाई देता है, संभावनाओं के आसमान से झांकता हुआ सूर्य। मुझे 40 सालों में लगाए गए उन सारे पेड़ और उनके फल दिखाई देते हैं। मुझे वो त्याग दिखता है जो किसी दधीची के त्याग के समानांतर है। और आप अगर सच में मेरी नजर से देखोगे तो मुझे मंच पे कुछ युगांधर महसूस देते हैं। मुझे यहाँ पे आगे की रो में बैठे हुए कुछ ऐसे युगांधर दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता और संकल्प से एक पूरे युग को मोड़ दिया। Good afternoon everyone. To our esteemed guests, I think I would pass on my regard to each one of you. हमारे सामने वल्लभ जी यहाँ पर है, राजेश मेहता जी हैं, चैनराज जी हैं, बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी NEC की टीम, अभी और अपकमिंग की पूरी टीम, हमारे सारे ऑफिस बियरर्स, देश भर से आए सारे कार्यकर्ता, मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ बीजेएस के नेशनल कन्वेंशन में फ्रॉम बीजेएस हेड ऑफिस एंड वागोली टीम। See, if I want, I can actually do this session very officially in a language which is very comfortable to me, but मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ना चाहिए मुझे भी और आपको भी। थोड़ा सा कंफर्ट मैंने छोड़ा है, यानी कि जो मैंने पहना है से लेकर जिस लैंग्वेज में मैं बात करूंगी वो मैंने अपने कंफर्ट के बाहर आके बात की है, और थोड़ा सा कंफर्ट मैं आपसे छोड़ने के लिए कहूंगी, यानी कि जिस तरीके से आप सेशंस को देखने के आदी हैं, जो आपने आज तक किया है ऑफिशियल तरीके से, उसमें थोड़ी सी लेवे लेकर अगले कुछ क्षणों में हम इस तरीके से सेशंस को देखेंगे कि बात आपके सामने रख दी जाए लेकिन बात कहने का तरीका अलग हो। क्या आप तैयार हो उसके लिए? ऐसे आवाज नहीं आई ठीक है। मेरे को जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक शुरू तो मैं नहीं करूंगी, बट मेरे को एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग यहाँ पे राजस्थान से आए हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। वाह। आप में से कितने लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से आए हैं? कितने लोग यहाँ पर गोवा से हैं? आप में से कितने लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश से हैं? आप में से कितने लोग यहाँ पर तमिलनाडु से आए हैं? वाह। आप में से कितने लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर से हैं? आप में से कितने लोग दिल्ली से आए हैं क्या छोड़ा मैंने? आप में से कितने लोग यहाँ पे महाराष्ट्र से आए हैं बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का, और मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि आपने जिस तरीके से अपनी पारंपरिक पोशाक को पहना है, क्योंकि वो हमारा थीम भी था। बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप उसको लिए यहाँ पे बैठे हैं हम सबके सामने, और आप सबसे रूबरू होकर मैं बेहद खुश और गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मैंने न जाने पिछले कितने अधिवेशनों की पिक्चर्स को देखा, और वो सारी पिक्चर्स बहुत रंग बिरंगी पेंटिंग्स की तरह मुझे दिखाई दी, पर आज जब आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं तो मुझे
कुछ वैसा नहीं लगता, ये कुछ अलग लगता है। यहां मुझे लगता है कि समाज के कुछ ऐसे विचारवान लोग बैठे हैं जो चिंतन और मनन करने के लिए आए हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि कोई बड़ा सा अनुसंधान स्थल हो यहां पर, जहां बीजेएस के कार्यकर्ताओं का ये जत्था सोच के आया है कि राष्ट्र और भविष्य के निर्माण में हम अपनी कलम से कुछ लिख देंगे। सोचती हूं कि कर्मयोगियों का यज्ञ हो शायद ये कोई, और अगर हो तो उसमें मेरी भी एक आहुति मैं रखती हूं अपनी तरफ से। मैं कोमल जैन, बीजेएस से मेरा जुड़ाव कैसे हुआ और बीजेएस में मेरा आना कैसे हुआ, इस सब के बारे में हम आगे आने वाले सेशंस में या उसमें बात करेंगे। अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सबको एक चीज, आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ उस चीज के जरिए कि बहुत काम किया बीजेएस ने, बहुत समय लगाया आप सब लोगों ने इस तरीके की संकल्पना को, इस तरीके के विचार को। राजेंद्र जी, आप हमेशा बोलते हो कि विचारधारा है, और विचारधारा के साथ जुड़ गए हम लोग। तो ऐसी एक विचारधारा जिसके साथ आप सब लोग जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे को बचपन में, अगेन मैं बहुत छोटी थी, प्रफुल्ल जी बोलते हैं पापा का नाम लेती हो। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में वो किसी भी मौके पे हो, उसको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हो या आपने छोटा काम कर दिया हो। जब हमें लगता है कि हम सब ने क्या किया है, आज भी सुबह के सेशन में एक बात हो रही थी कि किसी ने बोला कि बीजेएस जश्न कर रहा है। मुझे लगता है बीजेएस जश्न करता ही नहीं है, बीजेएस प्रयत्न करता है। बीजेएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रयत्न में कार्यरत रहती है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं ऑफिस के अंदर भी कभी कि अभी एक चीज मनाने के बाद हम अगले दिन ऐसे बैठे हों कि वाह कुछ कर दिया, या अगले दिन कुछ ऐसा सेलिब्रेशन का मूड हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगले दिन हमेशा एक मूड आता है जहां पर अब क्या करना है वाली सोच आती है। आप सब लोग क्योंकि उस सोच के साथ आते हैं, तो आपके बीच में एक बात रखती हूँ कि भगवान ने हमें इस सम्मान के साथ इस पृथ्वी के ऊपर भेजा हुआ है, इस सम्मान के साथ कि चांद धरती के साथ साथ 27.3 दिनों में हमारा भी एक चक्कर लगा लेता है। चांद धरती के साथ साथ 27.3 दिनों में हमारा भी एक चक्कर लगा लेता है। इतना सम्मान देके भगवान ने हमें भेजा है, और भगवान ने हमें इतना सक्षम बना के भेजा है कि हम एक साल में पृथ्वी के साथ साथ सूरज का एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। जब भगवान ने हमें इतना सक्षम और इतना सम्मान देके भेज ही दिया है, तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है कि एक पूरा दिन जिसमें धरती अपनी दूरी पे घूमती है, यानी कि वो पूरा दिन जिसमें हम सुबह से उठते शाम तक का समय बिताते हैं, उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ उतनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और वो हम रोज अगर ईमानदारी से निभाते जाएंगे तो शायद कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आप जैसे कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए मैं बोलती हूँ कि जिस तरीके से आप हर दिन अपनी सारी शैली को पूरा करते हुए उसके बावजूद सेवा के काम के लिए समय निकालते हैं, आप सब लोगों को मेरा बहुत 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 नमन। आगे बढ़ते हैं। बीजेएस हमेशा से रियलिटीज को ऑल्टर करता रहा है, मुझे ऐसा लगता है। करता रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो बदला है आपने हमेशा। मेरे को आवाज नहीं आ रही और बिल्कुल मजा नहीं आएगा तब तक। मैंने आपको कहा आई कैन डू दिस वेरी ऑफिशियली, मतलब आई कैन नॉट इंटरैक्ट एंड डू दिस वेरी ऑफिशियली इन माई कंफर्टेबल लैंग्वेज, बट आपको भी मजा नहीं आएगा और मेरे को भी नहीं। क्या बीजेएस ऑल्टर करता रहा है रियलिटी ऑल्टर करना, यानी कि जो सच्चाई है उसको बदल देना, यानी कि एक बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, मैं उसके मीनिंग में नहीं जाती, बिल्कुल लेमैन टर्म में इसको समझते हैं कि जो सच्चाई है, जो दिख रहा है सामने, उसको बदल देना। बीजेएस रियलिटी ऑल्टर करता है। और मुझे लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं एक कलमकार हूं आखिर, तो अपनी नजर से मैं जो रखना चाहती हूं आपके सामने कि किस तरीके से बीजेएस रियलिटी ऑल्टर करता आ रहा है, वो मैं अगले कुछ सेशंस के जरिए रखूंगी। बहुत ऑफिशियल से हटकर पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद बीजेएस के अधिवेशनों में हुआ नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाइएगा, और अगर आपने हिम्मत बढ़ा दी तो ये नजाकत दोबारा होगी। पर पहली बार ऐसी अनुमति मुझे भाव ने दी और प्रोत्साहन मिला, पूरी एनईसी का प्रोत्साहन मिला। एक कॉल सबके साथ हुई और सबने एक कॉल के ऊपर बोला कि कोमल कर दो, और पूरे बीजेएस एचओ का सपोर्ट मिला। आज हम इसको कुछ अलग तरीके से देखने जा रहे हैं। और क्या देखने जा रहे हैं मैं आपको वो बताती हूँ कि कर्म, मैं मानती हूं कि कर्म वो है जिसे धारण किया जाता है ना, और आप सब कर्म योगी लोग हैं। यानी कि कर्म जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर उसकी कोई लिमिटेशन ही ना हो, उसकी बाउंड्री ना हो, हम उस बंधन से छोड़ दें कि कितना कर्म, कितना अच्छा कर्म, तब वो सेवा बन जाता है।
और आप सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सारे वो लोग हैं जो शायद जिनसे ज्यादा कर्म की वैल्यू समझना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। आप उस हद तक कर्म को समझते हैं। तो आप जब उस हद तक कर्म को समझते हैं तो मैं सोचती हूं कि अगर कर्मों का हिसाब होता हो तो होता होगा क्या? क्या आप मानते हो कि कर्मों का कोई हिसाब होता होगा, कोई लेखा जोखा? सो अगर कर्मों का कोई हिसाब होता हो और अगर हमारे कर्मा पॉइंट्स कैप्चर होते हो, यानी कि बैलेंस शीट बनती हो, भाऊ ने भी एक बार बोला था अपने वक्तव्य में कि बैलेंस शीट बनती है। सो अगर एक ऐसी बैलेंस शीट बनती हो कि आप यहाँ जितने काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना डेली वाला कर्म छोड़ दीजिए, आपका जो पर डे के आपके जो फैमिली के प्रति जिम्मेदारी और आपकी व्यवसाय के प्रति जिम्मेदारी है, उसको एक बार अगर हम साइड भी रख दें, उसके बावजूद जो आप अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, अगर उसका लेखा जोखा कहीं पे हो रहा होगा तो आपसे धनी कोई है नहीं। लोगों को जीडीपी दिखाई दे रही है बट आपकी एक्चुअल जीडीपी शायद लोगों को भी नहीं पता है। सो अगर आप वो कर्मठ लोग यहाँ बैठे हैं तो सोचते हैं कि कर्म लोक अगर एग्जिस्ट करता हो और वहां पर कोई कर्म राज बैठा हो जो कि इन सारे कर्मों के कर्मा पॉइंट्स इकट्ठे करता हो तो कैसा लगेगा। ऐसी एक सोच, ऐसी एक संकल्पना आप सबके सामने रखने का मन है। और आप जब इसको देखेंगे तो इस नजरिए से देखिएगा कि जो कहने का मन था उसको कहने की जगह आप सबके सामने प्रदर्शित करने की एक कोशिश की गई। कुछ स्क्रिप्ट लिखी, मौका मिला लिखने का, ऑफिस का सपोर्ट भी मिला, उसके बाद आर्टिस्ट से बात हुई और आपके सामने उस चीज को रखेंगे। लेकिन बिल्कुल डूब जाना पड़ेगा आपको इस सब में। आप तैयार हो डूबने के लिए? खो जाना पड़ेगा, है ना। और ये मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर आपने छोड़ा नहीं, अगर आपने साथ नहीं छोड़ा मंच का, तो अगले कुछ घंटों में आप एक पूरी जर्नी तय करेंगे। कहते हैं ना वो कहानी। सो आप एक कहानी तय करेंगे जिसकी शुरुआत हम कर्म से कर रहे हैं। सो तैयार हैं आप लोग टू ऑल्टर द रियलिटी? तैयार हैं आप लोग टू ऑल्टर द रियलिटी? बीजेएस का ये कन्वेंशन क्यों है सबसे खास? बहुत जल्दी होगा आप सबको इसका एहसास। ये कोई कहानी नहीं, मिथक नहीं, बल्कि सच्चाई है। कुछ खास मेहमान आए हैं, ऐसी खबर आई है। धरती से बहुत दूर बसा है एक जहान, जहां से मृत्यु के बाद गुजरता है हर एक इंसान। मृत्यु के बाद और मोक्ष से पहले वहीं होते हैं सारे हिसाब। सब एक बराबर है वहां, कोई नहीं लाट साहब। फैसला सबका वही होता है, कौन जाएगा स्वर्ग और कौन जाएगा नर्क। उस लोक में नहीं चलती फिजूल की कोई बहस और फिजूल के कोई तर्क। कौन कर रहा है पुण्य, कौन कर रहा है पाप, कर्मों से तय होती है वहां इंसान के भाग्य की छाप। इकट्ठा होते हैं वहां सबके कर्मों का लेखा जोखा। किसने की मदद, किसने जिया सत्य और किसने दिया धोखा। कर्म लोक एक ऐसी दुनिया जो युगों युगों से इंसान के कर्मों की कहानी कहती है। धरती के हर कार्य पर जिसकी सीधी नजर रहती है। यहां दो ही पोर्टफोलियो है सबसे प्राइम, यहां दो ही पोर्टफोलियो है सबसे प्राइम, मिनिस्ट्री ऑफ सेवा एंड मिनिस्ट्री ऑफ क्राइम। कर्म लोक एक ऐसी दुनिया जो युगों युगों से इंसान के कर्मों की कहानी कहती है। धरती के हर एक कार्य पर जिसकी सीधी नजर रहती है। यहाँ के दो ही पोर्टफोलियो है सबसे प्राइम, मिनिस्ट्री ऑफ सेवा और मिनिस्ट्री ऑफ क्राइम। मिनिस्ट्री ऑफ सेवा, इनके पास है धरती की हर समस्या की जानकारी। कौन कर रहा है समाधान, क्या है उनकी तैयारी। बदलती हुई दुनिया में क्या है यहाँ आम और क्या है खास, इस सब की रिपोर्ट पहुंचती है मिनिस्ट्री ऑफ सेवा के पास। और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ क्राइम, जो बिजी रहती है लगभग सारा टाइम। यहाँ जिसके कर्मों में अपराध की कालिफ पाई जाती है, उसका फैसला होता है और सजा सुनाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से वहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि धरती का हाल बड़ी तेजी से बदल रहा है। विकास की गति इतनी तेज है कि ह्यूमैनिटी का स्पीडोमीटर लाल पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी के युग में
भावनाओं और संबंधों का तो जैसे अकाल पड़ रहा है। मानव सभ्यता पाप कर्मों की सीढ़ी पर इतनी ऊपर चढ़ गई है कि कर्म लोक का बैलेंस बिगड़ रहा है, उनकी टेंशन बढ़ गई है। कर्म लोक के लिए ये काफी मुश्किल घड़ी थी, एक समस्या जो समय से बड़ी थी, हाथ बांधे ठीक उनके सामने खड़ी थी। ईश्वर का सबसे सुंदर सृजन विकास की अंधी दौड़ में खो गया तो कहीं इंसानों के दिल से अच्छे कर्मों का भाव ही खत्म हो गया तो कर्म लोक में चहल पहल जारी है। चुना गया है नया सुप्रीम हेड, धरती पर आकर तय करना है उसे अच्छे कर्मों को कैसे करे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड। कौन कौन है धरती पर सेवा में रत, सब कर्मचारी इसकी रिपोर्ट्स बनाने लगे। डेटाबेस से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक सब कागजात खंगाले जाने लगे। ढूंढे जाने लगे धरती पर सेवा के पुण्य के सबसे उत्कृष्ट काम। तभी मिनिस्ट्री ऑफ सेवा के संज्ञान में आया बीजेएस का नाम। संभालिए अपने कर्मों की पोथी, संभालिए अपने तप और आचमन, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कर्म के सुप्रीम हेड का हो रहा है आगमन। हे प्रभु, ये हम कहां आ गए? इतने सारे लोग, इतना विशालकाय मंडप। हमारी सूचना के अनुसार तो हमें एक मीटिंग में उपस्थित होना था। ये आयोजन तो बड़ा भव्य मालूम पड़ता है। क्यों सेवक? सेवक, अरे ये कहां लुप्त रह गया? अरे आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया महाराज। क्या आ गया? हमेशा समय के पीछे ही। सेवक एक बात, हम दोनों साथ निकले थे, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे महाराज, वो हुआ यूं कि जैसे ही मैं पृथ्वी के करीब आया, यहाँ की तेज हवा के कारण थोड़ा सा, अरे बाप रे बाप रे बाप, थोड़ा सा डगमगाया और फिर महाराज लड़खड़ाते हुए आगे जो मुड़ा नदी है उसमें जा महाराज, तो हुआ यूं कि मुझे पता चला कि सामने, वहां सीधे सामने एक धोबी घाट। वहां पर? हाँ, वहां पर मुझे एक धोबी घाट दिखा। वहां रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे थे। शुरू में तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मनुष्य के आचरण के साथ साथ उनके कपड़े भी विचित्र हुए जा रहे हैं। अरे 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 महाराज, और पता है फिर क्या हुआ? फिर किसी ने मेरी रील बना ली कि डोला रे डोला रे डोला रे डोला दिल डोला। बोला क्या कर रहे हो? अरे महाराज, किसी ने मेरी रील बना ली, रील रील रील। हाँ, और महाराज उसके बाद हुआ 1 मिलियन व्यू। महाराज सॉरी, दरअसल महाराज मैं ये जानता नहीं था कि पृथ्वी लोक पर लोग यूं ही कुछ भी रिकॉर्ड करने और उसे देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं इसके लिए तैयार नहीं था ना महाराज। महाराज, ये मेरे एजेंडे में शामिल नहीं था महाराज। हाँ, और देखते ही देखते मैं फेमस हो गया। लेकिन ये आपसे देखा नहीं गया, ये आपसे देखा नहीं गया, ये आपसे देखा नहीं गया, ये आपसे देखा नहीं गया। सॉरी महाराज,
इसीलिए जब आपने मुझे बुलाया तो मुझे जो कुछ भी मिला उसे उठाया, पहना और सीधा यहाँ आ गया। कैसा लग रहा हूं मैं? तुम्हारी तरह तुम्हारे कार्य भी विचित्र होते चले जा रहे हैं। मुझे समझना ही चाहिए था कि पृथ्वी पर आओगे तो इस बीमारी से थोड़ा ही बच पाओगे तुम। अब काम की बात कर ले। जी महाराज, आप आदेश तो दीजिए। आदेश नहीं, प्रश्न है। हम सही स्थान पर तो पहुंचे हैं। जी महाराज, यही तो है BJS राष्ट्रीय अधिवेशन। यहाँ पर हमको एक रील बनानी है। रील क्या? सॉरी, हमको रियल। लेकिन मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मुझे 15-20 ऐसे लोगों से मिलना है जिनके कार्मिक रिकॉर्ड बहुत ही उत्कृष्ट हों। मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि अच्छे कर्म करने वालों से मिलना है। तो जैसे ही आपने मुझे कहा, मैंने रिपोर्ट को खगोला और एक कम्युनिटी बार बार मेरे सामने आई और वो थी जैन कम्युनिटी। भले ही संख्या में ये लोग आधा प्रतिशत ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छे कर्मों में ये लोग सबको पीछे छोड़ चुके हैं। ऊपर देखिए, ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ सेवा में इन लोगों का नाम चलता है महाराज, नाम चलता है। जब मैंने ऑडिटर से ऑडिट करवाई तो मुझे पता चला, क्योंकि मुझे शक हो गया था ना कि वाकई क्या कोई एक संगठन या एक व्यक्ति इतना अच्छा काम कर सकता है। लेकिन महाराज, ऑडिट रिपोर्ट आई और उसमें पता चला कि सच में ही इतना सेवा कार्य यहाँ पर हुआ है। महाराज, मुझे एक अधिवेशन के बारे में पता चला। वैसे हर 2 साल में एक बार मुझे न्योता भी आता था, लेकिन हर बार मैं उसे इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन हाँ भाई, जब मुझे पता चला कि कोई नया आया है और जो कार्य करने के लिए इच्छुक है, तो महाराज 15-20 लोगों से मिलवाना आपकी शान के मुताबिक तो होता नहीं। इसीलिए मैंने लगा दिया आपके लिए अच्छे कर्म करने वालों का बुफे है ना, अनलिमिटेड। जैन समाज समझे हम। वैसे कभी कभी सेवक तुम प्रशंसा योग्य काम भी करते हो। थैंक यू महाराज। जैन समाज की महिमा से कौन अछूता रह पाया है भला। यह संस्कृति सत्य, अहिंसा और समाज सेवा से परिपूर्ण है, और होगी भी क्यों नहीं। 24 तीर्थंकरों के महाज्ञान से सींची हुई ये 3000 वर्ष पुरानी भव्य संस्कृति है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक सभी ने इस पर ज्ञान की अमृत वर्षा की है। और तो और 1000 से भी ज्यादा जैन साधु, संत और साध्वियां आज भी 21वीं सदी में बिना किसी साधन के नंगे पांव देश भर में विहार करते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, ये तीनों इस संस्कृति के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अहिंसा करुणा सिखाती है, अपरिग्रह संतोष का महत्व बताता है, और अनेकांतवाद विविधता सम्मान का सिखाता है। इन तीनों सिद्धांतों की मदद से कोई भी व्यक्ति एक बेहतर मनुष्य बन सकता है। समझे? जी महाराज, मतलब ये समझ गया मैं कि लोग अपने आप को कार्यों में क्यों इतना समर्पित रखते हैं। बिल्कुल, अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो ऐसे कई जैन ने आदित रूप से मानवता की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया है। कुछ लोग पूजा और अर्चना को धर्म मानते हैं, कुछ लोग शास्त्रों और ग्रंथों में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जैन अपने धर्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से होता है। और जहां तक बात है धर्म की, तो धर्म वो चीज है जिसे धारण किया जाता है। और जब एक व्यक्ति धर्म
को धारण कर लेता है तो वो धर्म उसके कर्म और आचरण से झलकता है। जैन धर्म सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ये एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक, भौतिकता से आध्यात्म तक। महाराज तो मैं बिल्कुल सही जगह पे लाया हूं ना आपको। बीजेस का नाम सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है। कर्मयोगियों की तो हमारी उंगलियों पर है और इतने सारे लोगों में संस्कार, सेवा भाव और मानव मूल्य लाना सरल भी तो नहीं है। तुमने हमें इस संगठन के अधिवेशन में लाकर जो कार्य किया है वो सराहनीय है। इतने लोगों का यहाँ एक साथ एकत्रित होना इस बात का सबूत है कि जब हम एकजुट हो जाते हैं तो न केवल इस समाज में बल्कि पूरी धरती पर सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं। हमें इस संगठन के कार्य और इसके कार्य करने के तरीकों को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी। अरे महाराज, बात तो आपने बिल्कुल खरी कही है, लेकिन अगर आपको इस संगठन की कार्य प्रणाली समझनी है तो आपको पूरी सदी यहीं पर बितानी पड़ जाएगी। वो क्यों भला? अरे महाराज, इनके द्वारा किए गए सुकर्मों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपका पूरा कार्यकाल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जी महाराज, महाराज आगे आने वाले कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, और बाकी की डिटेल्स में टॉप कर्मा होल्डर्स यानी कि ऑफिस बेरर्स से निकलवाता हुआ। कितने सुंदर लग रहे हैं आप सभी के सभी लोग। महाराज, आप चीफ गेस्ट हैं क्या? हाँ, तो आपके स्वागत के लिए कोई क्यों नहीं आया? आप चीफ गेस्ट हैं क्या? हाँ, हम चीफ गेस्ट हैं। अरे नमस्कार नमस्कार। हो कल्पना के परे, ये कल्पना हो बस या हो कल्पना के परे, जरूरी है कि मानव अपने कर्मों के फल से डरे। यमराज की फिक्र में हम कर्मराज को भूल गए, हेवन और हेल के लाइव थ्रेड पे झूल गए। कर्मराज जी, आपका स्वागत है बीजेएस के राष्ट्रीय अधिवेशन में। जब मैं बहुत छोटी थी तब से आपके बारे में सुनती आ रही हूँ, लगा नहीं था कि आप सच में होंगे। वो तो पिछले वाले सेशन में इतना हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस, इतना हाई वोल्टेज प्रेजेंस था हमारे पास। आमिर खान जी से लेकर देवेंद्र फडणवीस जी से लेकर शरद पवार जी मौजूद थे। तो मैंने सोचा इस सेशन के लिए कुछ तो और करना होगा, और मैंने सोचा कि आपको लिखा जाए। आई एम वेरी हैप्पी दैट आप समय निकाल के यहाँ आ पाए हम सबके पास। वैसे आपको वहाँ से यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि आपने काफी स्मूथ रास्ता बनवाया है वहां से यहाँ का। आपने मुझे पूछा। अरे भाई, दिक्कत तो होती रहती है, पर क्या करें। पर मैं समझ गया आपकी बात। भाई, मैं जाता हूँ और अपना आगे का काम देखता हूँ। वैसे मुझे अपने लिए सीट खोजनी है। पता चला है कि पृथ्वी लोक पर सीटों की मारामारी है। ठीक है मैडम, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। अरे भाई, वैसे कर्मराज जी, एक चीज बताइए कि थोड़ा सरप्राइजिंग है, हर 4 साल में 2 साल में बीजेएस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, मगर आप इस बार ही क्यों आए? क्या कुछ ऐसा है कि जैसे एक बैम्बू का ट्री जिसको शायद हम जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन जब वो ऊपर आता है तो 9 दिन में ही पूरा ऊपर रुक जाता है, तो क्या बीजेएस आज ऐसी ही किसी दौर से गुजर रहा है कि आज आपका आना हुआ? इस ब्रह्मांड में हर चीज का अपना एक नियत समय होता है और बीजेएस के लिए यही समय सही समय है। आज की दुनिया बहुत ही तेजी से बदलती जा रही है, इतना कि ये अकल्पनीय रूप से विकृत है। आज दुनिया वाकई में बहुत बदलती जा रही है और लगभग हर कोई इस बदलाव के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी एक संगठन के कुछ मुट्ठी भर लोग इस प्रवाह के विरुद्ध जाने को तैयार हैं। मैं काफी उत्सुक हूं, ऐसे क्रांतिकारी पसंद है मुझे। सही कहा आपने, हैं कुछ लोग जो समय के साथ बदलकर समय को बदल देना चाहते हैं। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी
क्योंकि आगे आने वाले सेशन में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से समय का रुख मोड़ने को तैयार हैं हमारे संस्थापक शांतिलाल जी मुथा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्रवण दुग्गड़ जी से, आप प्लीज आएं और कर्मराज जी को एक जगह पे बिठाएं ताकि हम वापस उनसे मिल पाएंगे। मगर इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच कर्मराज जी। आई वुड रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन विच इज ऑन रीस्ट्रक्चरिंग। हमने बहुत बात की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में और हमने बहुत बार वर्ड सुना होगा। मे बी आफ्टर दिस सेशन व्हेन आई कम बैक मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली रीस्ट्रक्चरिंग या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। बट इस समय बीजेएस के संस्थापक शांतिलाल जी मुथा, जिनकी कल्पना से बीजेएस का निर्माण हुआ, एक भाव, एक विचारधारा, और लाखों लोग, लाखों जैन लोग इसमें जुड़ गए और इतने सेवा के कार्य हमने कर दिए कि शायद हमें भी कभी कभी अंदाजा नहीं होता होगा। मैं ऐसे शांतिलाल जी मुथा को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि सर आप प्लीज आएं और अपने सत्र में लोगों को बताएं कि आपकी संकल्पना के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप रीस्ट्रक्चरिंग को देखते हैं। शांतिलाल जी मुथा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, हम लोग सवेरे से आज दिन भर और कल दिन भर भारतीय जैन संगठन के इस अधिवेशन में इसलिए आए हैं कि हमारे पूरे अभी तक के कर्मों का लेखा जोखा हो, जो कर्मराज कर रहे हैं, और हमें साथ साथ ये डिसाइड करना है कि भविष्य में बीजेएस क्या करेगी। जब हम लोगों ने बीजेएस की शुरुआत की थी, उसको अभी 40 साल पूरे हो गए, और वल्लभ भाई लगातार एक ऑर्गेनाइजेशन को 40 साल तक जब चलाया, और उस वक्त मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए थे वो सब लोग उस वक्त मेरे एज के थे और आज भी मेरे एज के हैं। जैसे अपना देश ये युवकों का देश है, वैसे बीजेएस ऑर्गेनाइजेशन जब हमने शुरू की थी तब युवकों की थी, आज वो बुजुर्ग लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। हम ये चाहते हैं कि 40 साल की ये तपस्या पूरे देश के लोगों की हमारे साथ वेस्ट ना हो। हम ये चाहते हैं कि अगर इस देश में परिवर्तन लाना है तो उसे समय समय पर खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा, खुद को परिवर्तित होना पड़ेगा। जिस वक्त हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, हर वक्त पर जहां जो जरूरत होती है वो चीज लोग करते हैं, तो नीड बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। जितनी भी समाज की नीड थी, उस नीड का सॉल्यूशन निकालने के लिए आज तक हम लोग सक्षम रहे हैं। लेकिन अभी जमाना बदल गया है, जनरेशन बदल गई है, हर चीज के मायने बदल गए हैं, हर चीज बदल गई है। एक घर में 3 जनरेशन के लोग साथ में रहते तो जरूर है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो इस परिस्थिति में इस नीड को समझकर भविष्य की पीढ़ी को अगर डील करना है, आने वाले 40 वर्षों में अगर इस संगठन के कार्य को तेजी के गति से बदलना है, तो हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे एरियाज में बदल करने की आवश्यकता है। लेकिन ये सभी बदलाव
एक दिन में नहीं होते। वल्लभ जी को पता है कि पिछले 4 वर्षों से हम इस बदलाव को कितने तरीके से कर रहे हैं और लगातार नाकामयाब हो रहे हैं। हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है। जब हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको अगर हम छोड़ देंगे तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ ही खत्म होगी। ऐसा ना हो, इसलिए नए प्रोग्राम, नई पीढ़ी, नई सोच, नया बास्केट और नए तरीके लेके हमको समाज के पास जाना पड़ेगा। इसलिए प्रोग्राम जिस तरीके से हम आज तक करते थे, वो पूरे के पूरे उसकी स्टाइल बदलनी पड़ेगी। आज तक हम सोचते थे हमारे तरीके से, अब सोचना पड़ेगा। हम लोग हर बार कोसते हैं दूसरे पीढ़ी को, हम लोग कोसते हैं युवकों को, हम लोग कोसते हैं बच्चों को, लेकिन इतनी इंटेलिजेंट पीढ़ी सामने आ रही है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके सामने है, इतने ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल हमारे पीढ़ी के सामने है, तो उस पोटेंशियल को कोसने के बजाय प्रॉपर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उस पोटेंशियल को किस तरीके से हम प्रवाह में लाने की कोशिश करेंगे, इस रियलिटी को बदलने के लिए हम लोग हमारे सभी के सभी काम के तरीके चेंज कर रहे हैं। और वो तरीके चेंज करने के लिए, जैसे अभी कोमल ने कहा है, पूरी की पूरी उसके में पार्ट बहुत होते हैं। एक पहला पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल थॉट प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्लानिंग, जिसके अंदर वल्लभ भाई हो, अभय फिरोदिया जी हो और भी कई हमारे सहयोगी हैं जो हमें लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं यहां इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वल्लभ भाई, अभय फिरोदिया जी और सारे लोग हमें मेंटर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव करके आगे की पीढ़ी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए एक प्रोत्साहन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो तो वहां से एक बदलाव होता है जो लगातार चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन वो एक टाइप का बदलाव हो गया। दूसरे टाइप का बदलाव है कि हम बदलना बोल के बदल नहीं सकते हैं। हमारे ऑफिस में 100-125 लोग सहयोगी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ में ऑफिस का स्टाफ है, वो भी हमारे साथ पुराने विचारों से काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में वल्लभ भाई, हमने नई टीम को, नए लोगों को, युवकों को, समाज के लोगों को, बाहर के लोगों को अंदर लाने की कोशिश की है, ताकि बदलाव का ये चक्र एक दिन में नहीं होगा, 2-5 साल में होगा, लेकिन उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ऑफिस के स्टाफ में चेंजेस किए, पुराने लोगों का एक्सपीरियंस हम यूज कर रहे हैं और नए यंग एज को लाकर उनके इश्यूज को उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश यहां आज आपके सामने बताई जाएगी और फिर उसके बाद कोशिश होगी हमारी तरफ से कि हम हमारे जनरेशन को, यंग जनरेशन को आगे कैसे लाएंगे और हम उनको इन्वॉल्व कैसे करके लेंगे। तो ये एक तरफ से काम नहीं होता है, ये चारों तरफ से काम होगा। उसमें से एक इंटेलेक्चुअल तरीका जो है, जो वल्लभ भाई, अभय फिरोदिया जी और बाकी कई सारे लोग हमें ये उसके लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम लगातार उनके एक एक वाक्य को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कंप्लीट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा प्रयास जो हेड ऑफिस में शुरू है वो है
आपको लगने वाले हर प्रोग्राम में चेंजेस करना। अब वो प्रोग्राम क्या है, उसके एरियाज क्या है। आज तक हम ऐसे ही काम करते थे। कोई बीजेएस को कैसे जानता था, तो शादी वाली बीजेएस है, शादियाँ कराती है। कोई वधूवर मेळावे वाली बीजेएस है। कोई लोग जानते थे पानी में काम करती है, पानी वाली बीजेएस है। कोई जानते थे वैल्यू एजुकेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। किसी को पता नहीं कि कौन से एरियाज में बीजेएस काम कर रहे हैं। कभी प्लास्टिक सर्जरी, कभी पानी, कभी कुछ कभी कुछ। उसको एक एरिया में थामने का काम, उसको अलग अलग एरिया में डिवाइड करने का काम, उसको फिर हमारे जो कार्यकर्ता है पूरे देश भर के, उनको अभी नए तरीके से क्या इशू सामने लाएंगे, वो कैसे नए तरीके से इशू रिजॉल्व करेंगे। इस प्रोग्राम की बास्केट क्या है। फडणवीस साहब ने प्रोग्राम बास्केट का, आमिर खान ने प्रोग्राम बास्केट का इनॉग्रेशन किया। आप सबको कल प्रोग्राम बास्केट मिलने वाली, आपके हाथ में पूरी डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं। और आज से जाने के बाद अगले हफ्ते से हर एक बीजेएस के 900 चैप्टर के अंदर किस तरीके से काम होना चाहिए, हर एक काम किस तरीके से होगा, ये बास्केट आपके हाथ में कल जाते समय हम लोग देने वाले हैं, जो यहाँ जिसका आज उद्घाटन हुआ। लेकिन उस चीज को थोड़ा सा आगे जाके ये समझते हैं कि यहाँ से आगे बीजेएस एग्जैक्टली कौन से एरियाज में काम करने वाली है। दूसरे एरिया हाथ में नहीं लेंगी, उसको हम फ्रीज कर रहे हैं। दूसरी बात, हर एरियाज के अंदर एक बास्केट ऑफ प्रोग्राम है, वो छोड़ के हम नहीं करेंगे। तो बास्केट ऑफ प्रोग्राम क्या है, उसकी जानकारी आपको आज दी जाएगी और कल सवेरे भी दी जाएंगी। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि सभी के सभी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। जो भी नए प्रोग्राम आपके सामने, जैसे कोमल के नेतृत्व में नए प्रोग्राम की डिलीवरी चेंज हो रही है। हमारी डिलीवरी अलग थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम अलग तरीके से सोचते थे। हम लोगों को दोष दे के काम करते थे, हम लोगों को आगे लाके काम करवाना है। ये 360 डिग्री का चेंज है। तो ये चेंज करने के एंगल से हम बीजेएस के एरियाज और प्रोग्राम बास्केट, इसका आपके सामने प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा आप सबका आशीर्वाद इसके लिए लगेगा, क्योंकि हमें बदलना है। तो हमारे यंग जनरेशन, हमारी महिलाओं को, युवकों को और युवतियों को आगे लाना पड़ेगा। अभी हम सब लोगों को उनको आगे लेके आएंगे तो ही काम होगा। हमारा हर प्रोग्राम के पास देखने का जो चश्मा है, जो तरीका है, वो चश्मे के और तरीको ही बदलना पड़ेगा। वो चश्मे को ही उल्टा करना पड़ेगा। दूसरे का दोष नहीं है तो अपना दोष है। तो हम कैसे बदलेंगे, इसके ऊपर अगर ध्यान दिए तो दूसरे ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। इस प्रकार की सोच हमने नए एरियाज में और बास्केट्स में लाई है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम 20 मिनट लेट चल रहे हैं। तो ये प्रोग्राम के एरियाज और ये प्रोग्राम की बास्केट्स, वो आपके सामने रखने का प्रयोजन यहाँ से आगे किया गया है। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा, सिर्फ जिस प्रामाणिकता से पूरे देश के बीजेएस के लोगों ने 40 साल में मेहनत की है, हम उनको वेस्ट नहीं होने देंगे। हम निश्चित रूप से जब भी इस देश में परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा, तब केवल बीजेएस का नाम उस इतिहास में दर्ज होगा। उस तरीके के कदम हम सब जगह पर उठाने की कोशिश कर रहे। वो कदम का एक माइलस्टोन यानी दिस अधिवेशन है। इस अधिवेशन के माध्यम से आज और कल मिलकर हम एक नए परिवर्तन की नींव रखेंगे। और मुझे ये विश्वास है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों को ये आशीर्वाद प्रदान करे कि जो कोशिश, क्योंकि कोशिश ही करनी पड़ती है। सवेरे भी आमिर खान ने वही बोला है, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हम होते हुए परिणाम आएंगे, हम नहीं होंगे तब आएंगे। हमारे ही समाज के कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने इतना बड़ा काम किया कि पूरे के पूरा एक, सवेरे शरद पवार जी मुझे बता रहे थे क्योंकि वो रेत शिक्षण संस्था के अध्यक्ष है, जो संस्थाएं बनाई, जो काम हुआ, वो काम आज इतिहास में नोंद हो रहा है। वैसे ही बीजेएस का काम इतिहास में नोंद हो सकता है, उसका प्रयास हम कर रहे हैं। और आप सबके
सहयोग से ही ये काम आगे होगा। जो अनुभवी लोग हैं बीजेएस के, जिन्होंने अभी तक ह्यूज काम किया है, उनके सहयोग से, आशीर्वाद से ही, प्रेरणा से ही हम आगे का काम करेंगे। किसी को तोड़ के किसी को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, हर व्यक्ति को जोड़ने का काम करेंगे और वो एंड तक जाने की कोशिश करेंगे। इतना कहते हुए मैं अभी के अपने शब्दों को विराम देता हूं और आगे प्रोग्राम के बारे में आपके सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सो जैसे कि हमने समझा, पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड माय ऑर्गेनाइजेशन नाउ इज दैट बीजेएस कोई एक समाज सेवी संगठन नहीं है। इट्स नॉट, हमारे यहाँ पे जैन समाज में हर थोड़ी दूर पे जहाँ मंदिर होते हैं, जहाँ स्थानक होते हैं, वहां पर एक ना एक छोटी छोटी संस्था होती है कि नहीं होती है? और हम बहुत सारे काम करते रहते हैं समाज सेवा के, करते रहते हैं कि नहीं? लेकिन बीजेएस जो काम कर रहा है, बीजेएस बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। ये एक सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ। आई वॉज इन दिल्ली फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड वहां पर जब बीजेएस के बारे में चर्चा की उन लोगों ने, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ सेक्टर में एग्जिस्ट करती हैं। पहली वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ग्रास रूट पर जाकर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्रॉब्लम एजुकेशन हो, चाहे वो प्रॉब्लम हेल्थ हो, किसी भी एक सेक्टर के अंदर वो एक इशू को रिजॉल्व करते हैं और ग्रास रूट तक जाकर उसको सॉल्व करते हैं। दूसरी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वाइड स्प्रेड काम करती है, यानी डेमोग्राफी टच करती है वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा, लेकिन ग्रास रूट तक नहीं जाती है। बीजेएस इज वन ऑफ इट्स यूनिक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ना सिर्फ एक सेक्टर में काम कर रही है, बल्कि 10, 15, 20 सेक्टर में एक साथ काम कर रही है और ग्रास रूट से लेकर अक्रॉस डेमोग्राफी इन इंडिया काम कर रही है। आप सब लोगों का इसका श्रेय जाता है। एक बार जोरदार तालियां आपको अपने लिए बजानी चाहिए। अगर इतना बड़ा काम हम देश में कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा सुनने में आता है, मुझे मौका मिला आप सब लोगों के साथ रूबरू होने का। पिछले एक साल में बहुत सारे अधिवेशन हुए, राज्य अधिवेशन, जिनमें मैं आप लोगों से मिली, बहुत बार मीटिंग्स के जरिए मैं आप लोगों से मिली, बहुत कुछ समझने की कोशिश की, क्योंकि इनोवेशन करने के लिए डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चीज़ समझी कि कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ग्रांटेड लेते हैं कभी ना कभी, और शायद हम महसूस भी ना कर पाते हो कि वो जो एक मूल्यवर्धन है, जिसको हम बस यहाँ पे बोल देते हैं मूल्यवर्धन, वो एक्चुअली है क्या। कितनी सारी समस्याओं में से वो एक समस्या आपने चुन के और उसका जो सॉल्यूशन निकाला है, जिसको आप पूरे देश में फैला रहे हैं, वो कितना बड़ा काम है। या पानी, यानी कि इतनी सारी समस्याओं में से आपने एक जो समस्या पकड़ी है और फिर उसको सॉल्यूशनाइज करना। देखिए, काम सिर्फ सेवा का काम करना तो आज ये किया और कल वो किया और परसों वो किया, न जाने कितने काम आप हाथ में ले सकते हैं। लेकिन इस संगठन का वैशिष्ट्य मैंने देखा कि जो एक प्रॉब्लम आपने पकड़ी, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्यूशनाइज किया टू द डीप रूट लेवल तक जाकर, एंड देन उसको कभी छोड़ा ही नहीं। इसी के लिए आज अगर आप इस संगठन का काम देखेंगे तो इतना ज्यादा फैलाव में है, जो जैसे प्रफुल्ल जी ने भी बोला कि रीस्ट्रक्चरिंग करने में दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है रीस्ट्रक्चरिंग करने में क्योंकि आप लोगों का काम इतना ज्यादा है। इसका जो मैग्नानिमिटी है, इट्स सो ह्यूज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। मुझे लगता है 15, 20, 50 संगठन भी मिलके इतना काम नहीं कर सकते जितना आप लोगों ने अकेले मिलके कर दिया है। शायद आपको इसका अंदाजा हो कि ना हो, लेकिन अगले एक सत्र में, छोटे से सत्र में, मैं आपको ये दर्शाने की जरूर कोशिश करूंगी कि कैसे इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। इस देश को छोड़िए, कैसे इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बार एक झलक देखते हैं कुछ समस्याओं की, और उसमें से कहीं आपको अगर वो समस्या मिल जाए जो आप लोगों के दिल को छूती है और वो हल मिल जाए जो बीजेएस के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो जरूर तालियों से स्वागत कीजिएगा। सो कर्मराज, जैसे कि कर्मराज यहाँ थे और बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, बहुत बैलेंस बिगड़ रहा था कर्म लोग का। बैलेंस बिगड़ रहा है कि नहीं, मेरे को आपसे पूछना है। क्या धरती का बैलेंस बिगड़ रहा है थोड़ा थोड़ा? बहुत बार, पिछली बार हम कह रहे थे बढ़ती समस्याएं बढ़ती तैयारियां। अभी जब बढ़ती समस्याएं हैं तो बैलेंस तो बिगड़ रहा है ना? तो जब ये बैलेंस बिगड़ रहा है तो कर्मलोक का बैलेंस बिगड़ रहा है। देखते हैं कर्मराज को आगे क्या कहना है। अप्रतिम, बेहतरीन कार्यशैली है इस मनुष्य की, दूरदर्शी सोच। बड़ी प्रसन्नता हुई एक कर्मयोगी से मिलकर। सेवक,
आज मैं क्या कहता हूं कि जिस तरीके से ये लोगों ने सारे कार्य किए हैं, संगठित हुए हैं, ये वाकई में एक प्रशंसनीय बात है महाराज। पर आगे आने वाला कार्य मुझे बहुत ही असंभव जान पड़ता है। सेवक, मैंने ध्यान दिया और इस संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सभी कार्यों को गौर से देखा। समाज सेवा के इतने सारे कार्य, और वे सभी कार्य अपने समय के प्रवाह के विरुद्ध ही थे, और उन सभी कार्यों को बखूबी पूरा भी किया। अक्सर एक इंसान के कार्य उसके जीवन के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस आयु में भी ऊर्जा से पूर्ण सोच और इनकी रणनीति देखकर लगता है कि अगले 100 साल तक की तैयारी है इनकी। वाह वाह महाराज, वाह, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूं कि अरे महाराज, आपको सोचने की क्या आवश्यकता है भला? है? अरे आप तो महाराज है महाराज, आप तो कर्मठ लोगों को पहचानते हैं ठाक से। आपको भी साथ में गाना पड़ेगा, कैसे गाइएगा? ठाक से, ठीक है? कर्मठ लोगों को पहचानते हैं ठाक से। आपको बोलना है भैया ठाक से। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पीछे वाले बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे कर्मठ लोगों को पहचानते हैं ठाक से, कर्मठ लोगों को पहचानते, कर्मठ लोगों को पहचानते, कर्मठ लोगों को पहचानते हैं ठाक से। महाराज, आप तो कर्मठ लोगों को पहचान लेते हैं ठाक से। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूं कि अब से 40 साल पहले जब इस संगठन की स्थापना हुई थी, तब के समय में और आज में तो जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आ गया है भाई, अंतर तो बहुत आ गया है। हाँ, पहले किसी के पास फोन नहीं था, अब फोन आ गया है, फोन में आ गया है इंस्टाग्राम, फोन में आ गया है फेसबुक, जेब में आ गया है पैसा, और दिमाग में आ गया है हवा। बिल्कुल, और इसी बदलते समाज को और इंसान की सोच को बदलते हुए देख ये संगठन भी अपने आप को बदलना चाहता है। जी। उसकी ही रणनीति बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सैकड़ों वर्षों में कोई एक ही आता है जिसमें समाज सेवा का ऐसा फितूर देखने मिलता है। वाह वाह वाह। पर महाराज, मेरी एक छोटी सी शंका है महाराज। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी महाराज। पर मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से संगठन ने आज तक कार्य किया है, ये बात प्रशंसनीय है। पर अरे क्या कबूतर की तरह चप्पल देखिए क्या? क्या चप्पल मेरी? चप्पल हमें क्या मालूम चप्पल? अब जाइए, बाद में इधर यहाँ ये- पर बात चल रही है, पर मत कीजिए, जाइए अंदर आप। चप्पल जरूरी है मेरी। क्या कह रहा चप्पल ढूंढ रहे हैं यहाँ पे लोग। महाराज, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से संगठन ने अब तक कार्य किया है, ये बात प्रशंसनीय है। पर महाराज, अरे कब से देख रहा हूँ कबूतर की तरह पर किए जा रहे हो। अरे बताओगे भी क्या बात है? अरे महाराज, हम शुरू से शुरू करते हैं। हाँ? महाराज, आप तो कर्मठ लोगों को कैसे पहचानते हैं? अरे जोर से बोलिए ना भैया, खाना नहीं खाए हैं क्या? तो कर्मठ लोगों को पहचानते हैं, कर्मठ लोगों को पहचानते हैं ठाक से, कर्मठ लोगों को पहचानते हैं ठाक से, कर्मठ लोगों को पहचानते हैं ठाक से। ठीक है, हाँ, आगे कहो। तो महाराज, आप कर्मठ लोगों को पहचान लेते हैं ठाक से, पर महाराज, आज की युवा पीढ़ी, उसका क्या? अरे वो लोग तो भाव विमुख हो चुके हैं। समाज सेवा में उनको पकड़ के लाना, ओ माय गॉड, दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम बॉस। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे ही कुछ संगठन आज की स्थिति को बदल सकते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से जल्दी यह पता लगाना होगा कि इंसानों के कर्मों में ऐसा असंतुलन क्यों आ गया भला। अरे महाराज, हर एक युग के इंसान का अपना ही एक अलग ड्रामा होता है। हाँ,
और आज का इंसान, अरे आज का इंसान तो फंसा है सोशल मीडिया के ड्रामा में, हाँ, सोशल इंटरेस्ट के ड्रामा में, और ऊपर से नवा आचरण, और यह है न्यूक्लियर वॉर का संकट। महाराज ये सब बड़ी समस्याएं हैं, आप कहां पढ़ रहे हैं इन सब में? सेवक जी यहीं पर तुम मार खा गए हैं? इस संगठन का इतिहास है कि इन्होंने समय से पहले समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाया है, कई प्रकार के सामाजिक सुधार किए हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। आज दुनिया की गति जिस तेजी से बदलती जा रही है, उतनी ही तेजी से नई नई समस्याएं भी पांव पसार रही हैं। विश्व भर में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। यह संगठन ऐसे किन मुद्दों पर कार्यरत है और क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। भारतीय जैन संगठन इस बदलते समय को देखकर क्यों इतना चिंतित है? इतने सारे लोग यूं ही बेवजह तो इकट्ठे होते नहीं। अब किस असंभव को संभव करने जा रहे हैं ये लोग? महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्या बदल गया? कर्मलोक का बैलेंस क्यों बिगड़ गया? मुझे आज के सभी मुद्दों और इंसानों के कार्य का हिसाब ला कर दो। क्या कहा आपने? हैं? सारे मुद्दों का हिसाब लाऊंगा? मैं लाऊंगा। हाँ, यहाँ पे संतुलन क्यों बिगड़ गया उसका जवाब भी लाऊंगा। मैं लाऊंगा और साथ साथ में इंसान के पाप और पुण्य का लेखा जोखा भी बताऊंगा महाराज, मैं बताऊंगा महाराज। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। हम प्रस्थान करते हैं। जी महाराज। बाप रे बाप, कहां फंस गया मैं, हैं? ये तो मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अरे बोलो, चप्पल चाहिए? दूं क्या चप्पल? वो मेरी चप्पल खो गई थी अधिवेशन में। बाद में चप्पल मैं सुबह से देख रहा हूँ। मालिक, मैं यहाँ पर ऊपर से आया हूँ, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। आप अपनी चप्पल अपने सर पर लीजिए और जाइए। वो चप्पल ही तो नहीं मिल रही ना, अधिवेशन में खो गई थी। अरे चप्पल नहीं मिल रही है, इधर लोगों को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। हमको काम मिल गया है और हमको काम समाप्त करना है, बहुत सारा काम है। आपको मिले चप्पल तो देखना बहुत जरूरी है। आपको अगर मिलता है हमारे काम का अंत तो हमें बताइएगा, क्योंकि काम बहुत सारा हमारे कंधे आ चुका है माई बाप। हाँ, हमको डिलीवरी करनी है, लेकिन आप लोग नहीं जानते, ऊपर हमारे लोक में पिकअप फास्ट है, डिलीवरी बहुत स्लो है। हाँ, आप चाहिए तो आप वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन मंगवा लीजिए। भाई तारीख पे तारीख चलती है आपके यहाँ, और महाराज को सब कुछ का हिसाब आज ही चाहिए। कहां से आएगा आज हिसाब है? हाँ, आ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। आई एम कमिंग, आई नीड माय चैट जीपीटी एन आंसर, और उसकी चप्पल भी। बजा सकते हैं आप लोग बेशक जोरदार तालियां। सो इश्यूज समझते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग का एक मेन मुद्दा कि कौन कौन से इश्यूज है जिनसे एक्चुअली इस धरती का बैलेंस हिला हुआ है, कौन कौन से वो मेन इश्यूज है, और उसमें से कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आप लोगों ने चुने हैं, यानी कि बीजेएस ने चुने हैं। एक बार उस पे नजर डालते हैं ताकि हम समझ पाएं कि वो कौन से वर्किंग एरियाज हैं और वो कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हमारे सामने अगले 2 साल और आने वाले 10 साल और उसके आने वाले 30 साल और मे भी 100 सालों तक हम उनके ऊपर काम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन से वो इश्यूज हैं। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि जब ये एक आखिरी सत्र जब होने जा रहा है इस पूरे सेशन का, एक बार सिर्फ एकाग्र होके इस मोनोलॉग को देखिएगा, और अगर बात आप तक पहुंचे तो ताली बजा दीजिएगा उस हर मोमेंट के बाद। बाप रे बाप, ये कितना सकरा रास्ता है अंदर आने का। आय हाय 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 हाय, महाराज ने तो हमको काम से लाद दिया है रे। देख रहे हैं हमारी हालत ऐसी हो गई है। ए प्रभु, जय महावीर। महाराज कहते हैं
के इश्यूज बताऊं? अरे भाई, इश्यूज इतने सारे हैं कि नागिन के जैसे फन फैलाए बैठे हुए हैं इश्यूज। आज का मनुष्य बहुत ही आगे निकल चुका है, हाँ, और अपने पाप के पैरामीटर्स को बहुत ही पीछे छोड़ चुका है वो। ठीक है, हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। नंबर 1, साइलेंस। वायलेंस पर साइलेंस, वायलेंस पर साइलेंस। जी हां, जी हां, देश की सरहदों पर लड़ाई, सामाजिक क्रूरता, सरहदों पर मार कटाई, अरे ये सब तो मनुष्य के कुकर्मों का एक हिस्सा बन गए हैं। इतिहास कौन सा बहुत ही अच्छा है मनुष्य का? न्यूक्लियर वॉर से लेकर सरहदों पर लड़ाई तक कहां कुछ समझता है अपने आगे? वो कभी किसी को नहीं समझता है। जी हां, लेकिन भाई साहब, एक मिनट भाई, ये सीरियस वाला म्यूजिक बंद कर दो, एक मिनट। ये सारी तो वैश्विक समस्याएं हैं, ये साइलेंस पर वायलेंस, ये तो सारी वैश्विक समस्याएं हैं। इसमें आप और हम और महाराज, हम लोग सब मिलकर क्या कर लेंगे? क्या कर सकते हैं हम लोग? हैं? अरे क्या करेंगे? अहिंसा का बिगुल बजाएंगे, जियो और जीने दो की बात फहराएंगे। अरे महाराज, कुछ भी करते हैं आप। हम आते हैं हमारी दूसरी समस्या पर। हाँ, दूसरी समस्या जो कहती है नॉट ह्यूमन एरर बट एन एक्ट ऑफ गॉड, नॉट ह्यूमन एरर बट एन एक्ट ऑफ गॉड। जी हां, सुनामी, भूकंप, आप कहेंगे कि ये मानव निर्मित नहीं होती है, लेकिन भाई साहब, जब भूकंप आता है ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। घर, परिवार और सपने हैं। आप कहे तो भगवानों की भी गलतियां गिना दूं मैं? ये सब कुछ क्या मानव निर्मित नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसमें साझेदारी होती है मनुष्य की भी। हाँ, आप कहेंगे कि कोविड-19 ये एक प्राकृतिक समस्या थी, लेकिन मैं कहता हूं साहब, ये भी नतीजा थी मानवता की लापरवाहियों का। ये बिल्कुल मानवता की लापरवाहियों का नतीजा था। इंसान ने स्वास्थ्य प्रणालियों का कमजोर किया, और साथ ही साथ जो भी प्राकृतिक संसाधन उसके पास अवेलेबल है उसका भी अत्यधिक दोहन किया, और आज वो उसके गलत परिणाम भुगत रहा है। आज भुगत रहा है वो चाहे तो इस पूरे अंधकार से बाहर निकल सकता है, लेकिन क्या वो निकलेगा? अरे भाई, मुझे इससे क्या है यार, मुझे तो बहुत काम करना है। महाराज ने कितना काम लगा रखा है मेरे सर पे। क्या कहते हैं महाराज? क्या कहते हैं कि एक संगठन है, वो कुछ कार्य करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट करवाता है, या कोविड में वैक्सीन की दवाइयां देता है, और तो और रिहेबिलिटेशन करवाता है महाराज। अरे ये सारी समस्याओं का ये सारा सॉल्यूशन, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं आता हूं तीसरी समस्या पर। तीसरी समस्या जो कि है नेचर इन डेंजर। समझ रहे हैं आप? नेचर इन डेंजर, इसका मतलब का पधा का, समझे क्या? नेचर इन डेंजर मतलब का पधा का, नहीं समझे? क क्लाइमेटिक चेंज, प पर्यावरण की समस्याएं, ध धुओं का बादल, और क पधा का कचरों के अंबार, और साथ ही साथ बढ़ते हुए मनुष्य की ये जो जन आबादी है उसकी प्रॉब्लम। हाँ, ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ है और कहां जाकर खत्म होगा?
क्या कोई बता सकता है भला? क्या कोई जवाब दे सकता है इसका? और पानी मनुष्य का सबसे बड़ा लाइफलाइन, मतलब पानी। भाई साहब, आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो पानी के टैबलेट्स खाएगी और ऑक्सीजन के मास्क लगाएगी, तो उसमें गलती आने वाली पीढ़ी की नहीं, बल्कि आज की पीढ़ी की होगी। आज की पीढ़ी की गलती उनकी नहीं होगी, हमारी गलती होगी। लेकिन हमें क्या करना है यार? मैं बहुत सीरियस हो जाता हूं। मुझे मेरे काम पर फोकस करना है। हमें क्या करना है? आज के मनुष्य, भाई तू पानी के साथ साथ अपने गुड कर्म पॉइंट्स को भी कर दे, वेस्ट कर दे। मुझे क्या करना है? मैं ध्यान केंद्रित करता हूं, पहले सुधार बताता हूं। मनुष्य को सीखना चाहिए। मनुष्य कुछ संगठनों की तरह काम कर सकता है। पानी को इकट्ठा कर सकता है, पानी को साफ कर सकता है, तालाबों का पुनर्जीवन कर सकता है वो। ऐसा मुझे महाराज कहते हैं। करता है क्या कोई ऐसा संगठन? हम नहीं जानते भाई। हम आ जाते हैं चौथी समस्या पर। धर्म का टॉपिक गर्म, इसे मत छुओ। ये धर्म का टॉपिक है, ये ऑलरेडी बहुत गर्म है, इसको नहीं छूना चाहिए। हाँ, अरे भाई, ये लोग धर्म के नाम पर कहीं हमें ही ना उठा के ले जाए। ये गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, महाराज को यहाँ लाकर मैंने गलती कर दी। अरे रे, धर्म के नाम पर दहशतबाजी, गुंडागर्दी, मार कटाई, ये सब तो मनुष्य का आज एक शौक बन गया है? शौक बन गया है उनका ये क्या? धर्म के नाम पर दो लोगों को मिलाओ, आपस में बुलाओ और लड़वा दो, धाएं, और फिर फुलझड़ी लगा दो, फुस, और फिर ये धर्म की फुलझड़ी आग बन जाती है। नंबर 5, ह्यूमन इज नॉट ह्यूमन, अर्थात मनुष्य अब मनुष्य नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मनुष्य अब 21वीं सदी का मनुष्य बन चुका है। एडवांस्ड मैन है। मर्डर, रेप, क्राइम, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे जघन्य अपराधों को अपनी चर्चा का विषय बनाकर बैठा हुआ है आज का मनुष्य, और इसे वो प्रगति कहता है? पहले के जमाने में भी चोरी होती थी गांव में, रात के समय चोरी छुपे, काला कपड़ा पहन के, लेकिन आज सब कुछ दिन दहाड़े होता है, खुल्लम खुल्ला होता है, सबके सामने होता है। ये कौन कर रहा है? ये इंसान ही तो कर रहे हैं, कोई रोबोट्स तो कर नहीं रहे हैं, कोई एलियंस तो आ नहीं रहे हैं। कैसी दुनिया बनाओगे यार आप? बिना मूल्यों की दुनिया है? अरे भाई, इसीलिए काम बढ़ गया है। और ऊपर से हमारे महाराज क्या कहते हैं कि कोई संगठन है जो मूल्यवर्धन करता है, जो बच्चों में मूल्यवर्धन करता है। ठीक है भाई, करता है तो करे। हम आ जाते हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर, और वो जानते हैं आप क्या है? वो है रिश्ते वही पर बात नहीं। रिश्ते वही पर बात नहीं। जी हां भाई, ये एक नई समस्या है, नई आई है मार्केट में। इट इज अ सैनिटाइज्ड अपराध। पर सच बताऊं ना तो मुझे खलता है। मनुष्य का मनुष्य से और मनुष्य हाव भाव से दूर हो जाना। मानी ये बात कि आज का मनुष्य जो है ना, वो ग्रो कर चुका है। लेकिन ऐ इंसान, किसके साथ करेगा तू अपनी प्रगतिशील होने की खुशी को साझा, जब तेरे आसपास इंसान ही नहीं बचेंगे? किसके साथ करेगा तू बात? पहले घर का मतलब होता था दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना, लेकिन आज हम लोग
उस घर में बैठकर 2 मिनट बात करने तक को तैयार नहीं होते हैं। और आजकल के बच्चे, अरे उनकी तो अलग ही समस्याएं हैं। वो अलग ही रहना पसंद करते हैं, गुपचुप रहते हैं, सबसे बातें करेंगे, फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाएंगे, लेकिन अपने मां बाप के पास 2 मिनट बैठने तक का समय नहीं है उनके पास। अरे भाई साहब, वो रिश्ते जिनके साथ तुम पैदा हुए हो उसकी कद्र तो दूर, लेकिन एक पवित्र रिश्ता जो वो खुद बनाता है उसका भी उसने मजाक बना के रखा है। प्यार, प्रेम, घर, परिवार, अरे इन सबको तो धूमिल कर दिया है उसने आज की इस दुनिया में। और इसका कारण आप जानते हैं क्या है? क्या आप में से कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। इसका कारण है कि आज का मनुष्य जो है वो एक नशे में, नशा, पावर का नशा, पैसे का नशा, ड्रग्स का नशा। जी हां, ड्रग्स का नशा। क्या वो निकल पाएगा इस नशे से कभी? क्या उबार पाएगा वो अपने आप को इस नकली दुनिया से? कभी उबार पाएगा भी या नहीं? हमारे महाराज कहते हैं कि एक संगठन जो राष्ट्रहित करने निकला है वो सब कुछ सजो लेगा, सब कुछ सही कर देगा, मानव से मानव को मिलवाएगा, घरों से घरों को मिलवाएगा, फिर से सबको सुसंस्कृत बनाएगा, राष्ट्र को सबसे अव्वल बनाएगा एक संगठन। बनाएगा ना? बना लीजिएगा। बनाएगा, सुसंस्कृत बनाएगा। तो बताइए आज का थीम क्या है? एक बार बना लेगा बीजेएस हर व्यक्ति को सुसंस्कृत, हर परिवार को, हर समाज को और हर हमारे राष्ट्र को बना लेगा। अरे बना लेगा ना, हम सब मिलकर राष्ट्र को अव्वल बना लीजिएगा। जय हिंद, जय महावीर। सो देखा हमने कि कैसे इश्यूज जिनके बारे में हम हमेशा से बात करते हैं, और बात करना तो बहुत छोटी बात है, आप लोग 40 सालों से काम करते आए हैं, उन इश्यूज को जब हमने एक बर्ड आई व्यू से देखा तो बहुत सारे इश्यूज दिखाई दिए, और शायद तब हमें एहसास हुआ होगा कि उसमें से एक इशू जिस पे उठा के आपने काम किया, जिसको आपने अपने दिल से जोड़कर 15-15 साल, 20-20 साल काम किया, वो एक इशू कितना महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि शायद उससे बहुत कुछ बदल सकता है। एक पूरे कर्मलोक का बैलेंस सुधर सकता है, पूरे पृथ्वी लोक सुधर सकती है। इतना बड़ा काम बीजेएस कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। इसके साथ अब हम रीस्ट्रक्चरिंग की ओर चलते हैं, और अगली कुछ ही देर में मैं आपको वर्किंग एरियाज और प्रोग्राम बास्केट दिखा के इस सत्र को खत्म करूंगी। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? सी, रीस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग कि कुछ चेयर्स को अलाइन रीअलाइन करना रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होता। रीस्ट्रक्चरिंग कुछ चंद प्रोसेसेस बनाना या सिस्टम्स बनाना रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होता। रीस्ट्रक्चरिंग एक संगठन के 100 ऑफिस के लोग या फिर 40,000 कार्यकर्ताओं को डेवलप करना नहीं होता। रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे सर ने भी बोला, इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थिंग, जिसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग कम्स एज जस्ट अ पार्ट। आप एक घर को भी अगर ठीक करने जाते हैं, आप में से कितने लोगों ने कोशिश की होगी कि अगर घर का रेनोवेशन करने चले हम और घर में लोग रहते हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करिए, ये वो घर है जिसमें 40 साल से लोग रह रहे हैं और एक इंसान नहीं रह रहा है, 40,000 लोग रह रहे हैं। अगर ऐसे संगठन की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन हम सब तैयार हैं उसके लिए। अगर आप लोगों की तैयारी होगी तो ही हम रीस्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे। आप लोग तैयार हैं?
हम BGS 2.0 बना पाएंगे? तो आप वादा करते हैं कि अगली बार जितने लोग बैठे हैं उतने यूथ भी यहां बैठा होगा? ठीक है, सो एक बार BGS के वर्किंग एरियाज को देखते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू रीडिफाइन BGS के वर्किंग एरियाज फॉर अस। सो BGS के वर्किंग एरियाज, आज तक हम देखते हैं कि जब कोई पूछता है कि BGS किस में काम करता है, सो राजेंद्र जी कभी बात होती है कि वाटर में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। नंदू साकला जी कोई पूछता है तो ऐसे हम बात करते हैं कि नहीं, मूल्यवर्धन BGS का सबसे बड़ा काम है ना। कोई पूछता है, विजय जी हमारे मुंह से निकल के आता है कि स्मार्ट गर्ल, हर्षिता जी कहाँ पे है, मुझे दिख नहीं रही है, तो हर्षिता जी स्मार्ट गर्ल हर्षिता जी के मुंह से भी निकल के आता होगा। जो इंसान जिस प्रॉब्लम से जुड़ गया, जिस इंसान ने जिस सॉल्यूशन को अपने दिल से लगा लिया, वो ऑफिस बियरर, वो कर्मठ कार्यकर्ता सिर्फ उस एक इशू को BGS की पहचान बताता है कि नहीं। आज अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें वर्किंग एरियाज को रीडिफाइन करना पड़ेगा। इसको देखते हैं, लेट्स रीशेप द वर्किंग एरियाज। इसके 7 कोर वर्किंग एरियाज हमने डिफाइन किए हैं। एंड व्हाई 7 क्यों? सप्त चक्र होते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो सप्त स्वर होते हैं। 7 has more relevance because 7 is the color of rainbow, 7 are the continents, 7 are wonders of the world, 7 are rishis, 7 Saptapadi, 7 is the number in periodic table, 7 are the days of the week that we live in, 7 are the sacred rivers, and I can go on. And most importantly, 7 in Jainism is a Sapt Tattva. तो जैसे कि हमारे सप्त तत्व हैं जो हमें फडणवीस जी भी बता रहे थे, इसी के लिए we have 7 working areas of BGS defined for you all today. Are you ready to see the working areas of BGS? Are you ready? So these are the 7 working areas of BGS. Let's look at these one by one. Family and relations. यानी कि जब मैंने बार बार पूछा कि क्या हम सबसे ज्यादा काम किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, सो हर बार जो एक सबके मन से बात आई वो ये कि परिवार और रिश्ते। That's why family and relations is the first working area of BGS. Values and behavior, हम कुछ भी कर ले, लेकिन ये भाव मैं किसी भी कार्यकर्ता के मन से निकाल नहीं पाई जब उन्होंने बोला कि मूल्य होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए बच्चों में। भाव ने जो बिहेवियर के ऊपर काम किया है और जो आगे वो करना चाह रहे हैं, that's why values and behavior becomes our second working area. Nature conservation and disaster relief is our third working area. Educational rehabilitation, lifelong learning and skill development is our fourth working area. Networking entrepreneurship is our fifth working area. श्रवण दुग्गड़ जी बहुत डिमांड थी, बहुत सारे लोगों की बहुत डिमांड थी कि नेटवर्किंग और एंटरप्रेन्योरशिप को भी जोड़ा जाए। प्रफुल्ल पारेख जी ने बहुत स्ट्रेस करके, बहुत फोर्स करके कहा कि हम बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोग्राम करते थे और हमें करना चाहिए। सो ये एक वर्किंग एरिया स्पेसिफिकली इन दैट कैटेगरी। कल्चर एंड इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत बार ये चीज सामने आई कि यार कुछ नया होना चाहिए, यूथ कैसे आएगा, थोड़ा तो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। सो कल्चर एंड इंटरेस्ट बिकम द 7th वर्किंग एरिया ऑफ BGS। हर एक एरिया को बहुत डिटेल में मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन आई विल होल्ड माई सेल्फ। देयर इज अ बुक दैट इज गोइंग टू बी विद यू, आप उसको पढ़ेंगे तो आप उनकी डिटेल्स में जा पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दीज वर्किंग एरियाज। बट हर वर्किंग एरिया के अंदर BGS काम करता आ रहा है। अगर मैं पीछे भी जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, फॉर एन एग्जाम्पल फैमिली एंड रिलेशंस, कौन से प्रोग्राम्स डालेंगे आप इस कैटेगरी में? BGS के कौन से प्रोग्राम्स आप इस कैटेगरी में डालेंगे? एम्पावरमेंट ऑफ कपल, व्हाट एल्स? स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट बॉय। सो आप लोगों को पता है कि अगर ये वर्किंग एरिया है तो इसमें कौन से प्रोग्राम्स आएंगे? वैल्यूज एंड बिहेवियर, कौन सा BGS का प्रोग्राम आप इस एरिया में डालेंगे? मूल्यवर्धन, और आने वाले काफी सारे प्रोग्राम्स इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। The third working area that we are going to define, nature conservation and disaster relief. कौन से प्रोग्राम्स डालेंगे आप इस एरिया में? सुजलाम सुफलाम, यानी कि पानी के ऊपर जो BGS का काम है, जिसके बारे में सुबह से हमने इतनी प्यारी बातें सुनी। हमें प्राउड होना चाहिए कि हमें ऐसा संगठन है जहां पर लोग सेलिब्रिटी करके हमारे पास नहीं आते हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने काम किया है BGS के साथ। ये आप लोगों के लिए बहुत 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 प्राउड का विषय होना चाहिए। तो ये वो वर्किंग एरिया जहां पे BGS ने सबसे बेहतरीन काम किया आज तक, डिजास्टर रिलीफ एंड पानी।
The fourth working area, educational rehabilitation, lifelong learning and skill. वाघोली पूरा सेंटर लाइफलॉन्ग लर्निंग एंड रिहेबिलिटेशन के अंदर आता है. यहाँ पे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बीजेएस इज क्रिएटिंग जो इसके अंदर आते हैं. कोई और प्रोग्राम जो आप इसमें डालेंगे? कौन सा? iBird, यंग एमबीए. यानी कि बीजेएस के सारे वो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजेएस में कौन से प्रोग्राम्स हैं. आगे बढ़ते हैं. नेटवर्किंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. किस प्रोग्राम को डालेंगे आप इसके अंदर? जोर से. वीडीपी, यानी कि लोगों को यह भी पता है कि बीजेएस का लेटेस्ट प्रोग्राम विच इज कमिंग टू बी लॉन्च टुमारो, वो भी लोग जानते हैं. वो प्रोग्राम इसके अंदर आएगा. और भी 2 प्रोग्राम्स आएंगे, कल का वेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए. हेल्थ एंड वेलनेस, बीजेएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी. कौन से प्रोग्राम्स आएंगे हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर? प्लास्टिक सर्जरी, बीजेएस का बहुत बड़ा काम. कौन कौन प्लास्टिक सर्जरी के प्रोग्राम के बारे में जानता है? बीजेएस के प्लास्टिक सर्जरी में बहुत बड़ा काम बीजेएस ने किया है. और आप लोग अलग अलग चैप्टर के तौर पे तो न जाने कितने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, छोटे लेवल्स के ऊपर. तो बहुत बड़ा काम अब हमें देश में करना है. 6th कैटेगरी. द 7th कैटेगरी इज कल्चर एंड इंटरेस्ट. दैट मीन्स कौन से प्रोग्राम आएंगे इस कैटेगरी के अंदर? बनाने पड़ेंगे. इस कैटेगरी के प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे. और आपके सामने मैंने एक लाइव प्रेजेंटेशन दिया कि जब हम कल्चर और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम किसी फोड़पन की बात नहीं करेंगे. अगर हम कल्चर और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम कुछ ऐसा नहीं लेके आ जाएंगे जहां हम किसी को बाहर से बुला के कुछ करवा रहे हैं. अगर हम कल्चर और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए. कल्चर और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो बीजेएस से जुड़ी होनी चाहिए. उस कल्चर और इंटरेस्ट में फिर हम जो भी लेके आएंगे वो बहुत प्यारा ही लगेगा आप सब लोगों को. सो दीज आर द 7 वर्किंग एरियाज. नाउ let me quickly and immediately release BGS के 5 working program baskets. Are you ready to see the 5 program baskets? एक बार जोर से बताओ, मेरे को ऐसे आवाज नहीं आ रही. Are you ready to see the 5 program baskets? So आज तक जब हम बात करते हैं तो मोस्टली अगेन हमेशा सोशल विंग. कितने लोग सोशल विंग जानते हैं? बीजेएस में एक सोशल विंग है ना? सो ऑफिस के लोग जानते होंगे. एचओ टीम, मेरे को एक बार जोर से एचओ टीम. एचओ टीम को पता है ऑफिस में एक सोशल विंग है. यस, वो सोशल विंग के नाम से पूरे नेटवर्क के जो प्रोग्राम्स थे वो अभी तक जाते थे, जिसमें सविता, आरती 2 लोग जुड़े हुए थे. वाटर पूरी एक टीम है. मूल्यवर्धन, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ऐसे रैंडमली बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम जानते हैं बीजेएस के प्रोग्राम्स करके. वी आर रीडिफाइनिंग द 5 प्रोग्राम बास्केट्स फ्रॉम बीजेएस, जो आज के बाद इन्हीं नाम से जानी जाएंगी. Are you ready? So now why number 5? Because 5 senses होती हैं. ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 एनाटॉमी होती है, यानी कि हमारे फिंगर्स भी 5 होते हैं. पेंटागन शेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप, वो भी 5 होती है. बहुत सारी ऐसी एनिमल्स और क्रिएचर्स हैं जो 5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दैट्स व्हाई इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली इन जैनिज्म, what is number 5? What is number 5? Panch Parmeshti is number 5. So that means Arhant, Siddh, Acharya, Upadhyay and Sadhu are the 5 Panch Parmeshti, and that's why we have 5 program baskets of BGS. जिसको देख जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप लोग. So ये आपकी जर्नी है प्रारब्ध से प्रबोधि तक की. अगले 5 से 7 मिनट में मैं इसको कवर करती हूं आप लोगों के लिए. प्रारब्ध यानी कि शुरुआत, और प्रबोधि यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पे इंसान ध्यान में मग्न हो जाता है. सो प्रारब्ध, कर्मों का फल, यानी कि ये वो बिंदु है जहां से हम सोचना शुरू करते हैं. एंड दैट्स व्हाई दीज आर फाउंडेशनल प्रोग्राम्स ऑफ बीजेएस. Can I get a huge round of applause for the foundational programs of BGS? Because ये वो programs है जो आपके सामने अगले सत्र में रखे जाने वाले हैं. The second program is प्रतिबिंब. प्रतिबिंब यानी इमेज, परछाई, यानी जब हम एक चीज देखते हैं तो उससे सीखते हैं. इस बार BGS में एक नया वर्किंग एरिया लॉन्च होने जा रहा है विच इज कॉल्ड इंसेप्शन प्रोग्राम्स. और ये वर्किंग एरिया के ऊपर हम कल पूरा एक सत्र के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. The third program basket of BGS is प्रवाह.
प्रवाह यानी जो निरंतर चलता रहता है, जिसके अंदर कोई रोक ही नहीं है, ये बीजेएस के वो प्रोग्राम्स हैं जो बीजेएस के मार्की प्रोग्राम्स हैं और जिससे बीजेएस जाना जाता है, वो प्रोग्राम्स इसके अंदर आते हैं, यानी कि इन्फ्यूजन प्रोग्राम्स, परिकल्पना, कुछ ऐसा जो कल्पना के परे जा चुका हो। सो बीजेएस ने नेशनल प्रोग्राम्स में जितना काम किया है, जहां पे हम अपनी कोई ऐसी कल्पना को परिकल्पना बना चुके हैं कि आज पूरा देश उसका फायदा उठा रहा है, यानी कि वाटर, मूल्यवर्धन और डिजास्टर, ये सारे प्रोग्राम्स नेशनल प्रोग्राम के अंदर आते हैं, यानी कि परिकल्पना। एंड फिफ्थ इज प्रबोधि, ज्ञान की प्राप्ति जिसको बोलते हैं। एंड यहां पे हम लेके आते हैं वॉलंटियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बीजेएस विल हैव अ वॉलंटियर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इट्स ओन, और कल हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। सो ये आपके लिए प्रारब्ध से प्रबोधि तक बीजेएस के 5 प्रोग्राम बास्केट्स। सो अंत में मैं आप लोगों को एक थॉट के साथ छोड़ती हूँ कि जब हमने बहुत पढ़ा, मैं उतनी तो जैन नहीं थी इस संगठन में जुड़ने से पहले, मैं बस उतनी सी जैन हूँ कि मेरे से जब कोई पूछता है कि आप क्या खाओगे तो मैं उसको बताती हूँ कि मैं जैन हूँ। मैं उतनी जैन थी, मैं उतनी जैन हूँ कि मैं जैनिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी हमेशा से, और मैंने आज तक जैनिज्म को एक आइडियोलॉजी की तरह माना है। इस संगठन से जुड़ने के बाद मुझे एक चीज पता चली कि जिस प्रकार आप लोग सेवा के काम में लगे हुए हो, और जितना मैंने पढ़ा और फिर वापस जो मेरा थोड़ा सा अलगाव था, वो जब मैं वापस जैनिज्म की तरफ गई और मैंने बहुत पढ़ा उसके बारे में, तो परस्परो ग्रहो जीवनम इज वन कोर फिलॉसफी। इसको जब आप पढ़ेंगे, और आप में से बहुत विचारवान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो स्पिरिचुअलिज्म को बिलोंग करते हैं, ये एक कोर प्रिंसिपल है जहां पर सेवा जैनिज्म के अंदर एक कोर प्रिंसिपल की तरह आता है, और शायद हम वही सब काम कर रहे हैं मिलकर। सो इन 5 प्रोग्राम बास्केट्स के जरिए, 7 वर्किंग एरियाज के जरिए हम अगले आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ा काम इस देश में करेंगे, और आने वाले 1.5 दिन के अंदर इन सारे सेगमेंट्स में डिटेल में जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने सेगमेंट को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ आपने रीस्ट्रक्चरिंग क्या होने वाला है, ये प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी को भी हमारे कार्यकर्ताओं के मन के ऊपर उसकी छाप बिठा दी। मित्रों, यहां सारी बातें अभी तक इस सत्र में जो चली, वो चली कर्म की और कर्म के लेखा जोखा की। हम सब लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी एरिया में जो कुछ भी काम साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 40 साल से कर रहे हैं, ये हम अपने कर्म कर रहे हैं और चेंजेस लाने का, बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जहां जरूरत है, जहां बदलाव की आवश्यकता है, जहां बदलना जरूरी है, जहां जो इस परिपाटी स्थापित है और वो सही नहीं है, ऐसी चीजों को बदलने का मकसद से हम सारे लोग बरसों बरसों से लगे हैं अपनी आहुति देकर एक मिशन के लिए, और इस यज्ञ में हम जुड़े हुए हैं। यहां पर इस मंच पे अभी 2 बार 3 बार कहा गया कि हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में बदलाव को और ज्यादा नजदीक से समझें, और नई पीढ़ी को किस तरीके की बदलाव की आवश्यकता है भारतीय जैन संगठन के सब्जेक्ट्स में, भारतीय जैन संगठन की कार्यप्रणाली में, भारतीय जैन संगठन के प्रेजेंटेशन में, ये सारे बदलाव की हम कोशिश करेंगे। और मित्रों, मैं आपको ये बताऊं कि कोशिश जो लोग करते हैं वो ही कामयाब होते हैं, वादे जो करते हैं वो तो अक्सर टूट जाया करते हैं। इसलिए हम वादे नहीं करते, हम जो भी करेंगे वो कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे।